हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सत्यम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हिंदी की क्लास में। और आज जो क्लास आपको मिलेगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं आपकी, ठीक है, जो भी क्लासेस आपकी चल रही हैं वो KBS PRT जो आपका सिलेबस है 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें जो मेंशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं। और आज की क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, थोड़ा रीज़न था इसलिए लाइव नहीं कर पाए, लेकिन शाम को आपकी EVS की क्लास जो है शाम को 6 बजे ये लाइव होगी तो सब लोग क्लास में ज़रूर आइएगा। और इस क्लास में जो शाम की EVS की क्लास है उसमें हम लोग स्टेट बॉडी को पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और आज जो हिंदी की हमारी क्लास है जिसे अभी हम करने वाले हैं वो टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको एक बेहतरीन मार्गदर्शन देने की हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। तो जब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो वहाँ पे बेल आइकन होता है, आप उसे प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको जब भी क्लास चले उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और दूसरी चीज़ बता दें कि जो बच्चे अभी भी खुद को इनरोल नहीं कराए हैं KVS PRT के मॉक टेस्ट से, वो करा सकते हैं, खुद को इनरोल करा सकते हैं। और इस मॉक टेस्ट की जो प्राइस है वो 599 है, ठीक है, 599 है। और अगर आपको इसके लिए चाहिए कि ये किस तरीके का मॉक टेस्ट है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया गया है। फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है ये पूरी तरीके से फ्री है, आप इसे विजिट कर सकते हैं। और इसके मैथ्स एंड साइंस के, ठीक है, मैथ्स एंड साइंस के जो आंसर है वो यूट्यूब पर भी करा दिए गए हैं, तो आप यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा समय लेना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बचपन और जवानी। एक मिनट, मैं इस पेन चेंज कर लूँ, नहीं तो फिर वहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि पेन कहाँ जा रहा है। चलो भाई, इसे हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है नवयुवा, बी ऑप्शन है नवोढ़ा, सी ऑप्शन है वयःसंधि एंड डी ऑप्शन है वयस्कता। तो मैं एक शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँगी, जब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी, ठीक है, तो वहाँ पर शैशवावस्था आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था मिलता है और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था मिलता है, ठीक है, किशोरावस्था मिलता है। इसमें आप लोगों ने वयःसंधि पढ़ा होगा, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था को जोड़ने के लिए होता है या फिर बाल्यावस्था से किशोरावस्था को। तो जिसको यहाँ पर पता होगा ना, क्योंकि ये साइकोलॉजी के अनुसार मैं बता रही हूँ, वो इस चीज़ को कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसके आंसर तो आप पक्का कमेंट बॉक्स में करना। और इसके आंसर क्या होगा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बचपन और जवानी के बीच का जो समय होता है उसे हम कहते हैं वयःसंधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कोई संस्था है, ठीक है, कोई संस्था है, उसके स्थापना के 25 वर्ष अगर पूरे हो चुके हैं तो 25 वर्ष की जो वो एनिवर्सरी मनाता है उसे हम क्या कहते हैं। हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या फिर स्वर्ण जयंती। बहुत आसान सा है कि 25 वर्ष पूरे हो गए तो लोग उस एनिवर्सरी को किस तरीके से मनाते हैं। देखिए हम एक बार बता दें कि देखिए हीरक मतलब डायमंड, ठीक है, हीरा मतलब डायमंड हम जानते हैं। रजत मतलब सिल्वर कह सकते हो, शताब्दी मतलब सेंचुरी एंड स्वर्ण मतलब आप गोल्डन कह सकते हो। देखो मैं हिंदी को इंग्लिश में थोड़ी बहुत चीज़ें, शब्दों को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में हिंदी का इंग्लिश नहीं मिलेगा, इसलिए अपने हिंदी के प्रति अपनी सोच आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी, जब कोई भी अपना 25वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है तो उसे हम कहते हैं रजत जयंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? मेधावी, अविनित, नास्तिक या फिर आस्तिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम आस्तिक कहते हैं, जो विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं, जो कह सकते हैं पढ़ाई में या फिर किसी भी क्रियाकलाप में बहुत तेज होता है, बहुत अच्छा होता है, तो उसे हम मेधावी कहते हैं, और अविनित हम कह सकते हैं जिसके सामने हम विनती नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, उसे हम अविनित कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अंकशायनी, बी ऑप्शन है अनिंद्रिय, सी ऑप्शन है सिसिद, एंड डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देखिए सिंपल आप जानिए कि अंक मतलब क्या होता है? अंक मतलब हम जानते हैं संख्या, ठीक है, क्या जानते हैं? संख्या। लेकिन अंक का मतलब गोद भी होता है, ठीक है, इसीलिए आपको कह सकते हैं कि जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, यानी कि अनेकार्थी शब्दों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जल्दी हम डिक्शनरी के क्वेश्चन को ज़्यादा हम करने की कोशिश करेंगे, जैसे वन वर्ड्स हो गया, और इसके बाद हम देखें तो जो एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, इस तरह के जो भी टॉपिक हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे, क्योंकि ये रटने से याद नहीं होता, और इसके लिए हम कह सकते हैं बहुत नियम नहीं है, तो उसको हम जितना MCQ करेंगे उतनी चीज़ें ज़्यादा कवर होंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, जैसे मान लीजिए कि एक जमींदार है, ठीक है, एक जमींदार है और जमींदार के पास किसान की क्या रखी गई है? जमीन रखी गई है। तो इस जमीन को, ठीक है, ये वस्तु के तौर पे रखी गई है, अब सिर्फ जमीन नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़, तो उसे हम क्या कहेंगे? परवर्ती, बपौती, थाती या फिर वर्तिका। तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी दूसरे के पास अगर कोई वस्तु रखी है किसी दूसरे व्यक्ति की तो उसे हम थाती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करिए। ये शब्द दे दिया गया है और इसके लिए हमें उस वाक्य का अंश जानना है कि क्या होगा। ऑप्शन ए है जिसे देखा ना जा सके, बी ऑप्शन जिसे सुना ना जा सके, सी ऑप्शन जिसे जाना ना जा सके, एंड डी ऑप्शन जिसे गाया ना जा सके। ठीक है, तो ज्ञा मतलब क्या होता है? ज्ञा मतलब जानना। जैसे ज्ञा से हम ज्ञानी पढ़ते हैं ना, आप आराम से समझो, ज्ञा से ज्ञानी, उसी तरीके से ज्ञा से जानना। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जिसे जाना ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। और आप कमेंट करके बताएंगे एक बार, हमें कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अज्ञेय कौन से ऐसे हिंदी साहित्य के लेखक हैं जिनको उपाधि या कह सकते हैं जिनको अज्ञेय के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अध्ययन प्राप्त कराने वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर करने नहीं, कराने वाला मनुष्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है उपाध्याय, बी ऑप्शन अध्यापक, सी ऑप्शन गुरु, एंड डी ऑप्शन पंडित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अध्ययन प्राप्त कराने वाले को कहते हैं अध्यापक। क्या कहते हैं? अध्यापक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष की कामना करने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। ऑप्शन ए है मोक्षकामी, बी ऑप्शन है मौक्तिक, सी ऑप्शन है मुमुक्ष, एंड डी ऑप्शन है मुमुक्षी। तो बताएंगे क्या करेक्ट आंसर होगा? मोक्ष की कामना। मोक्ष मतलब कि जन्म और मरण के बंधन से छूटने की इच्छा जो रखता है उसे हम मोक्ष की कामना रखने वाला कहते हैं, और उसे हम शॉर्ट में कहते हैं मुमुक्ष। क्या कहते हैं? मुमुक्ष कहते हैं। और इसे आप देख करके जाएंगे कि किस प्रकार से ये लिखा गया है,
क्योंकि वर्तनी शुद्ध करने के लिए भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जिसका उपचार ना हो सके, ठीक है, जिसका उपचार ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है दुःशाह, बी ऑप्शन है असाध्य, सी ऑप्शन है श्रम साध्य एंड डी ऑप्शन है साधनहीन। तो जल्दी से आंसर बताएंगे। और एक और मैं इंफॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि जो भी लोग अभी तक मैराथन की क्लास हिंदी की नहीं देखे हैं वो लोग क्लास को यूट्यूब पर विजिट कर लें। आप प्लेलिस्ट डायरेक्ट चेक कर लिया करो, देखो बहुत कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ से आप इसे देख लिया करो कि कहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है, कितने वीडियोज़ है, उसमें आप बड़े आसानी से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप सर्च कर लोगे, वहाँ पे मैराथन क्लास पड़ी हुई है। हिंदी के 2-1 टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया है। आगे की भी जो भी क्लासेस मिलेंगी हम इसी तरह से टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए, बिल्कुल 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिसका उपचार ना हो सके उसे हम असाध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए है पदभ्रष्ट, बी ऑप्शन है पदावनत, सी ऑप्शन है पदानुगत एंड डी ऑप्शन है पदच्युत। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ समझाना तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठव्य। पृष्ठव्य के लिए आपको बताना है वाक्यांश। पृष्ठव्य के लिए वाक्यांश बताना है। ऑप्शन ए है पूछने योग्य, बी ऑप्शन बीता हुआ, सी ऑप्शन जिससे प्रश्न पूछा जा सके एंड डी ऑप्शन दिया गया है पीछे देने योग्य। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी कि अगर कोई बात पूछने योग्य है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पृष्ठव्य। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, दोपहर के समय, ठीक है, दोपहर के समय अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है दोनों साइड में। क्या लगा है? उद्धरण चिन्ह लगा है, मतलब इसी का आपको क्या बताना है? इसी के लिए एक शब्द आपको बताना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, ऐसा KVS PRT का जो आप पेपर कभी ध्यान दो तो वो बातों में कहीं ना कहीं आपको उलझाने की कोशिश करता है। या फिर KVS PRT नहीं, मैक्सिमम एग्जाम के यही होते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा उलझाया जाए, तभी तो। नहीं तो बताओ, सारे क्वेश्चन बार बार वही एग्जाम, अलग अलग तरह के एग्जाम, सब में वही सारे तो क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन ले आएंगे? ठीक है, तो बातों को घुमा फिरा के कहने के लिए ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। सिंपली आप क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। तो दोपहर के समय के लिए हमें एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए है पूर्वाहन, बी ऑप्शन मध्याह्न, सी ऑप्शन है कालीग्रह एंड डी ऑप्शन है अपराह्न। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसे हम अगर देखें तो इंग्लिश में AM एंड PM यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे 11:59 तक अगर दिन का टाइम है तो ये AM रहेगा, लेकिन जैसे ही 12 बजेगा ये PM हो जाएगा। और 12 बजे रात को 11:59 तक PM रहेगा, और जैसे ही 12 बजेगा वो दिन हो जाता है, मतलब AM में गिनती होने लगती है। लेकिन हमारे हिंदी में ऐसा नहीं होता। अपराह्न क्या होता है? 12 बजे के बाद का समय होता है, या 12 नहीं, हम 2 कह सकते हैं। 12 से 2 के बीच का जो समय होता है उसे हम मध्याह्न बोलते हैं, और 12 बजे के बाद का जो समय, 2 बजे के बाद का जो समय हो जाता है उसे अपराह्न कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जो छीड़ ना हो सके, ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था अक्षर, ठीक है, अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना हो। तो उसी तरीके से जिसका क्षरण ना होता है उसे अक्षर तो कहते ही हैं, लेकिन उसे और भी किसी नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है अमिट, बी ऑप्शन है अपार, सी ऑप्शन है अच्छद, अक्षय एंड डी ऑप्शन है अनंत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पृथ्वी से संबंध हो, ठीक है, संबंध हो यानी कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है पृथा, बी ऑप्शन लौकिक, सी ऑप्शन भूगोलीय एंड डी ऑप्शन पार्थिव।
आप लोग कभी एक चीज नोटिस किया है, शरीर को पार्थिव शरीर बोला जाता है, ठीक है, चाहे मनुष्य का शरीर हो या किसी का शरीर हो। लेकिन मोस्टली आप टीवी उवी में देखा करो, जब किसी बड़ी हस्ती की मृत्यु हो जाती है तो जब उनको ले जाते हैं तो अक्सर न्यूज पे आप सुने होंगे कि पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। तो पार्थिव का मतलब क्या होता है? पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से जुड़ा हुआ, ठीक है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए हमें एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए है अगम, बी ऑप्शन है क्लिष्ट, सी ऑप्शन है दुर्बोध एंड डी ऑप्शन है दुर्गम। तो देखिए सिंपल, गम मतलब होता है रास्ता, ठीक है। अब ये गम हम कह सकते हैं आपके उर्दू फारसी वाला नहीं है, हिंदी वाला है, ठीक है। गम मतलब रास्ता, या गम मतलब हम एक तरीके से अगर देखें तो जाने की जगह सिंपली। तो अगम जहाँ पे जाने का सामान्य जगह ना हो या जहाँ सही रास्ता ना हो, ठीक है। तो गम का सिंपल मतलब जानो कि आप रास्ता होता है। तो ये एंड ये वाला, ठीक है, ए एंड डी तो होगा नहीं। क्लिष्ट, क्लिष्ट का मतलब क्या होता है? कठिन होता है। और बोध मतलब होता है समझना, बोध मतलब क्या होता है? समझना। और दुर्बोध मतलब क्या होता है? जो समझने में कठिन हो। यानी कि 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता नहीं, ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है निर्माहत, बी ऑप्शन है क्रूर, सी ऑप्शन है निर्मम एंड डी ऑप्शन है निर्दय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसे हम कहते हैं निर्मम, उसे हम क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए है जयचंद, बी ऑप्शन है शकुनी, सी ऑप्शन है विभीषण एंड डी ऑप्शन है नारद। तो झगड़ा कौन लगाता है? कभी आप लोग देखा करिए महाभारत, रामायण, ठीक है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख मिलती हैं, जिंदगी के भी और साथ में विषय के भी, खास करके हिंदी के तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख लोगे। तो झगड़ा लगाने का काम कौन करता है? नारद जी करते हैं, इसीलिए झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्यांशों के लिए हमें एक शब्द प्रयोग करना है, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, ठीक है, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है दुष्पाच्य, बी ऑप्शन है दुर्निवार, सी ऑप्शन है दुर्भिक्ष एंड डी ऑप्शन है दुर्भेद। तो भेदना, भेद मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये मछली है, अभी मछली बन जा रही है, ठीक है, इस तरीके वाली मछली बन गई, ठीक, इस मछली की आंख हो गई। अब इस मछली की आंख में मारना है अर्जुन को तीर, ठीक है, अर्जुन को तीर मारना है। तो अर्जुन तो मार लिए, लेकिन दूसरे के लिए ये क्या था? दुर्भेद, यानी कि निशाना बनाने में कठिनाई होगी, ठीक है, या जिसको भेदा नहीं जा सकता। सिंपल जानो, दुर्भेद मतलब क्या होता है? जिसे भेदा नहीं जा सकता, तो इसको हम दुर्भेद कहते हैं, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट करोगे, याद करना आसान हो जाएगा। दुष्पाच्य, जिसे पेट में पचाना मुश्किल होता है उसे दुष्पाच्य कहते हैं। दुर्निवार, जिसका निवारण करने में, जिसका समाधान करने में कठिनाई होती है उसे दुर्निवार कहते हैं। और जहाँ पर भिक्षा भी बड़े मुश्किल से मिलता है उसे हम कहते हैं दुर्भिक्ष। तो 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कौन करता है? आजकल कोई नहीं करता, ठीक है, सिर्फ ये कहानियों में अच्छा लगता है, टीवी पे अच्छा लगता है, और अगर ये पेपर में आ जाए तो ठीक है, अगर हमसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू एग्जाम में मिल गया ना तो भी अच्छा लगेगा। तो बताना है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है आत्मोत्सर्ग, बी ऑप्शन है आत्मसमर्पण, सी ऑप्शन है आदर्शवाद एंड डी ऑप्शन है आक्रांत। तो देखिए, हमें समर्पण मतलब क्या होता है? समर्पण मतलब होता है कि एक तरीके से जो देगा उसको त्याग देगा, ठीक है, देने वाला ऐसा नहीं देता है। समर्पण में क्या होता है कि देने वाले के पास वो अंत होता है और लेने वाले के पास वो प्रारंभ, ठीक है, लेने वाले के पास वो क्या होता है? प्रारंभ होता है।
तो जब आपने अपने सुखों का अंत कर दिया, सुखों को त्याग कर दिया, तो कहाँ आपके पास सुख रह जाएगा, फिर से वो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। तो ऐसे को हम कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं आत्मोत्सर्ग। क्या कहते हैं? आत्मोत्सर्ग कहते हैं। अब देखिए समर्पण, आधे लोगों का तो यहाँ पे आत्मसमर्पण समझ में आ गया होगा। देखिए आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण मतलब क्या होता है? आत्मा का समर्पण, ठीक है, आत्मा का समर्पण। आत्मा का समर्पण मतलब क्या हो गया? आपने अपनी जान ही दे दी। जान देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मर जाओ, ठीक है, जान देने का मतलब कि अब आप ये नहीं सोचोगे कि हम जिएंगे या मरेंगे। जैसे हमारे देश के जो सैनिक हैं उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, ठीक है, देश के प्रति खुद को। लेकिन समर्पण का अगर आप अर्थ समझोगे तो क्या होता है? देने वाले के लिए वो अंत होता है और लेने वाले के लिए प्रारंभ, ठीक है। तो जब आप अपने दुखों को अपने सुखों को दे देंगे और उसके दुखों को अपना लेंगे ना, तो एक तरीके से आपने वो समर्पण किया, लेकिन वो समर्पण कहलाएगा आत्मोत्सर्ग। क्या कहलाएगा? आत्मोत्सर्ग कहलाएगा। यानी कि 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन जो व्याकरण जानता है उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, बी ऑप्शन है व्याकरण, सी ऑप्शन है बहुज्ञ एंड डी ऑप्शन है शस्त्रज्ञ। तो आप लोग आंसर बताएंगे। और एक बार फिर से मैं उन बच्चों को बता देना चाहती हूँ अपने मॉक टेस्ट के बारे में। देखिए ये जो मॉक टेस्ट है ना, बहुत ही KVS PRT के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट है, ठीक है, KVS PRT के लिए ये बेस्ट है। आपको अगर फ्री मॉक टेस्ट, एक फ्री मॉक टेस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसे विजिट कर सकते हो। और अगर आप खुद को इनरोल कराना चाहते हो तो 599 में आप खुद को इनरोल कर सकते हो, ठीक है, 599 में इनरोल कर सकते हो। और ये अच्छी है चीज़ कि आप अगर मॉक टेस्ट देते हो ना तो खुद में एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पॉइंट्स छूट रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे अगर नहीं भी लेना है तो फ्री मॉक टेस्ट देने में क्या जा रहा है, एक तो फ्री मिल रहा है, जा कर के आप कर सकते हैं। और मैथ और साइंस के उसके जो सोल्यूशन है सर ने उसे प्रोवाइड कर दिया है यूट्यूब पर भी, ठीक है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और मैं आप सबको यही बोलूँगी कि ये शब्द किस प्रकार से लिखा है इसे आप देख करके जाइएगा, क्योंकि वर्तनी के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड थी, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज की क्लास रिकॉर्डेड देनी पड़ी, लाइव नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा काम था जिसकी वजह से लाइव नहीं हो पाया क्लास। शाम को EVS की क्लास आपकी लाइव होगी, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो आप लोग पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो। थैंक यू।